आज हमारे किसान को सभापति महोदय धान की खरीदी में 90% वृद्धि हुई है, गेहूं की खरीदी में 75% वृद्धि हुई है। नरेंद्र सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। हमारे समर्थन मूल्य की हम बात करें, 2014-15 में धान की एमएसपी 1360 थी, आज धान की एमएसपी 2183 है, 60% की वृद्धि हुई है। कल कपास की बात की गई, कपास की एमएसपी हम बात करें, कपास की एमएसपी 3350 रुपए होती थी, आज वही कपास की एमएसपी बढ़कर 6620 हो चुकी है, 80% की वृद्धि हो गई। सोयाबीन की एमएसपी 2560 रुपए होती थी, आज 4600 रुपए हो चुकी है, 80% की वृद्धि हुई है। तो जहां हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता समृद्ध हो चुका है, उसी के साथ साथ किसान के लिए जो सीमांत हमारा कृषक है, 80% हमारा कृषक आज भी सीमांत कृषक है, उसके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में किसान सम्मान निधि के जरिए 6000 रुपया प्रति वर्ष 11.5 किसानों के खातों में 2,40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने पहुंचाने का कार्य किया। यही अंतर है तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच में, सभापति महोदय। और इसी में मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस 6000 रुपए में 6000 रुपए अतिरिक्त मिलाकर 12,000 रुपया प्रति साल 80 लाख किसानों के खाते में डालने का कार्य किया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, उनका एक सपना था कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स होना चाहिए, और आज उनके सपने को अगर साकार किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के आधार पर किया है। 42,000 करोड़ रुपए की योजना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर 60 लाख लोग प्रभावित होंगे। ये वो बुंदेलखंड क्षेत्र है जिसने अपने इतिहास में सूखी माटी के अलावा कुछ नसीब नहीं किया था। अध्यक्ष सभापति महोदय, आज वहां 11 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी, 105 मेगावाट की ऊर्जा का सर्जन होगा, और उसी के साथ इस परिवर्तन के स्केल पे भी मैं बात करना चाहता हूं। ये परिवर्तन का स्केल आजादी से 2003 तक 56 साल कांग्रेस की सरकार रही, 56 साल 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हुई थी, और 20 वर्ष में 2003 से 2023 तक 20 वर्ष में 45 लाख हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई हुई है, 6 गुना। और जहां अब फिर उत्तेजित हो गए, और जहां 56 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की योजना दी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक योजना में 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की योजना दिलवाई। ये इसी बात का उदाहरण है सभापति महोदय कि डबल इंजन यानी डबल विजन। तुष्टीकरण से किसान का भला नहीं होता, बल्कि संतुष्टीकरण से ही किसान का भला होता है। गरीबों की अगर हम बात करें, हमारे सभापति महोदय, योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को बैंक के अकाउंट से अलग रखा गया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 1 रुपया भेजा जाता है केवल 15 पैसे खाते में पहुंचता, मतलब 85 पैसे बिचौलियों की दुकान के आधार पर जाते। आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 50 करोड़ जन धन अकाउंट स्थापित करके 25 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डालने का कार्य किया गया है। सभापति महोदय, हमारे गैस के कनेक्शन उज्ज्वला महिलाओं के लिए, हमारे घरों के 3.5 करोड़, हमारे क्षेत्र, हमारे देश की जनता को उत्पन्न करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है।
अर्थव्यवस्था की बात हमारे वित्त मंत्री जी ने किया। मैं एक बात उनकी बात में जोड़ना चाहता हूं। स्कैम्स की लंबी लिस्ट कल गृह मंत्री जी ने पढ़ी थी। कोल का स्कैम हुआ, 2G का स्कैम हुआ, अनेक स्कैम हुए। और आज मैं बोलना चाहता हूं कि जिस राह पर इंडिया नहीं लेकिन भारत चल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां कोई निजी हित नहीं होगी, केवल राष्ट्र हित होगी, उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। 9 साल में सभापति महोदय हम लोग 10 नंबर आर्थिक व्यवस्था के रूप से आज 5 नंबर तक पहुंचे जी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज मुझे आश्चर्य है जब कहा जाता है कांग्रेस के एक नेता के द्वारा कि इस क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस देखिए। कांग्रेस की नेता बयान देते हैं कि सरकार चाहे किसी के भी हो, लेकिन भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तो अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी है। तो ये इनएविटेबिलिटी की गारंटी आपने 9 साल पहले क्यों नहीं दी? कांग्रेस की सरकार के समय आजादी से आज तक 67 वर्षों में हम लोग केवल 12 नंबर से 10 नंबर पर पहुंचे, और जब 9 साल में 10 नंबर से हम 5 पर पहुंच जाएं तो अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी बढ़ जाती है। ये दोगली नीति कहां से हुई? और आज हमारे दोस्त अमोल कोले जी ने पर कैपिटा इनकम की बात उठाई। मुझे खुशी है उन्होंने उठाई। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय ये सुनते हुए कि भारत 67 सालों में भी सब साउथ अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम को हमने पार नहीं किया जब इनकी सरकार होती थी। 9 साल में पर कैपिटा इनकम आज डबल हो चुका है सभापति महोदय। हमारी सोच और विचारधारा, बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर देश की रीढ़ की हड्डी होती है और लोन्स तो इनके समय में बच्चों का खेल हो गया था। एक कहावत थी कि फोन पर लोन, ये स्थिति हो गई थी। 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए का पहाड़ छोड़ के गए थे। आज उसकी सफाई अरुण जेटली जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने करके देश को आगे बढ़ने के लिए कैपेक्स की एक नई रचना की शुरुआत की। कभी हम कल्पना कर सकते थे कि भारत में 10 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स का प्रोग्राम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स का प्रोग्राम भी ऐसे कि 10 साल में 15,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी और एनडीए सरकार के समय में 26,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी। हाईवे की निर्माण की बात करें तो 67 वर्षों में 91,000 किलोमीटर के हाईवे और 9 वर्षों में, गडकरी साहब जी यहां बैठे हैं, 55,000 किलोमीटर की हाईवे 9 सालों में 1,45,000 किलोमीटर की हाईवे बनी। और यही स्थिति सिविल एविएशन के क्षेत्र में 74 एयरपोर्ट 67 वर्षों में और 148 एयरपोर्ट 9 वर्षों के अंदर। और इसी के साथ जो हमारा पावर डेफिसिट कंट्री था आज पावर सरप्लस हो गया। हम लोग स्टील इंपोर्टर होते थे, आज स्टील एक्सपोर्टर बन गए। 216 गीगावाट से 420 गीगावाट पर पहुंच चुके हैं। कोल के मामले में 565 बिलियन टन से 900 मिलियन टन, और इस वर्ष 1 बिलियन टन का उत्पादन देश करेगा कोल का। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी नहीं है। आज भारत जो 2014 में 5 मिनट और 2014 में दूसरे देशों पर निर्भर होता था, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का सिग्नल दिया। जिस देश में हम लोग झोली निकालकर वैक्सीन की भीख मांगते थे, आज उसी भारत में 2 वैक्सीन का आविष्कार होता है और उत्पादन होता है। 220 करोड़ टीके लगते हैं, कोविन का एप्लीकेशन लगता है, एप्पल से एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, सेमीकंडक्टर से चंद्रयान 3। आज भारत का तिरंगा झंडा भारत में नहीं, विश्व में नहीं, चांद पर लगाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। ऑटो के सेक्टर में 7 नंबर से 3 नंबर, टेलीकॉम के सेक्टर में 12 नंबर से 2 नंबर। ये अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी नहीं है, ये सशक्त नेतृत्व और दक्षतापूर्ण सरकार का परिणाम है। मेरे सभापति महोदय,
प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि तीसरी पारी में भारत वे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर गांव गांव तक हम पहुंचाएंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। तो आज सभापति महोदय ये स्वच्छ इंडिया अभियान की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं कहा कि ये मजबूरी का गठबंधन है। मैं उनको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, अधीरदा ने, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह का जगरनॉट चलते हैं, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह के जगरनॉट चलते हैं, सबको एकजुट होना जरूरी है। ये मजबूरी है। पॉलिटिक्स में तो मजबूरी रहती है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी इंडिया की आवाज ये उठाते हैं जब विदेश जाकर 2 इंडियाज की बात करते हैं। ये कौन सी इंडिया की आवाज उठाते हैं जब गलवान में हमारे सेना के शौर्य और उसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाते हैं। ये कौन से इंडिया की आवाज करते हैं जो कोरोना जैसी भीषण समस्या में राजनीति पर उतर जाते हैं। और आज पिछले 2 दिनों से सभापति महोदय मैं सुन रहा हूं विपक्ष को, कोई महाभारत की बात कर रहा है, कोई रामायण की बात कर रहा है, कोई राम की बात कर रहा है, कोई रावण की बात कर रहा है। अच्छा है कि आज धर्म की बहुत याद आई इनको। कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, कोई पार्टी तो अपने संकल्प पत्र में डाल रहे हैं कि राम वन गमन पथ का हम संकल्प करते हैं। मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये मुखौटा नहीं चलेगा। हमारी देश की आज 140 करोड़ जनता की आस्था और पीढ़ियों की सपना हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। तो आज इनको मैं कहना चाहता हूं कि तीसरी बार भी, 2 बार आपको रिजेक्ट किया है, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार यहां स्थापित होगी। जी धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज चल चुका है। अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं। और आप इस सत्य को अपने झूठ के साथ पराजित नहीं कर सकते। मैं अंत में 4 लाइन करके अपना बात समाप्त करता हूं। नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। आपातकाल लगाने वाले संविधान की रक्षा कर नहीं सकते। जनता विरोधी की जिनका रहा है इतिहास, कितने भी चेहरे बदल ले, कितने भी चेहरे बदल ले, जनता के हो नहीं सकते। जी धन्यवाद।